नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम, नीट परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि मुहर्रम मतम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। उन्होंने जुलूसों में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन को रोक लगाने और किसी भी नई परंपरा को शुरू न करने के निर्देश दिए। साथ ही डीजे के उपयोग पर निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नीट अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में और 50% किराया छूट दी जाएगी। प्रवेश पत्र दिखाने पर यहां सुविधा उपलब्ध होगी और बाहरी जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों और अमृत सरोवरों और ऐतिहासिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन, सीएम हेल्पलाइन और IGARS शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद समाजवादी पार्टी के बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्राह्मण समाज की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदियों तक नेतृत्व किया है और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संजय निषाद ने कहा है कि भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व कर रहे हैं। उनके इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद दूंगा कि पॉलिटिकल के रूप में, स्पीकर के रूप में जाना जाता है, सदियों से नेतृत्व किया है और भारतीय सभ्यता का पूजक और समर्थक रहा है और देश में सबको जीने का एक आधार और कला दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय संस्कृति के निर्माण, विखंडित संस्कृति को करने वाली विदेशी ताकतें थी, उसको खत्म करके भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए योगी मोदी जी आए हैं। तो ब्राह्मण समुदाय हमेशा योगी मोदी और भारतीय, लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी ने बुलाया है। कुछ न कहीं जा सकते हैं, सभी लोगों को प्यार और स्नेह देते रहते हैं। ब्राह्मण समुदाय किसी से बैर थोड़ी रखते हैं, तो जो बुलाएगा वहीं जाएंगे। लेकिन करते या राजनीति में तो ये गोपनीय है ना, वोट कहाँ देना है, किसकी सत्ता लानी। इनका जो बैठक है, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? कहीं नहीं हो पाएगा। वोट को तुरंत ब्राह्मण समुदाय को मालूम होगा, अयोध्या का कांड मालूम होगा और आजम खां का बयान मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो भी शब्दावली सबके उनके बयान सब मालूम होगा। जब महाराष्ट्र में देखा, पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शिवसेना यूबीटी के सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई स्पष्ट नीति नहीं बची है, यही वजह है कि विपक्षी दलों में अस्थिरता दिखाई दे रही है। संजय झा ने कहा है कि विपक्ष का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की होती है, लेकिन उनके व्यवहार से विपक्षी दलों में भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, जो स्थिति आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने टीएमसी का भी देखा और जो खबर आ रही है, तो एक तो इसलिए ज्यादा है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है। जो विपक्ष को लीड करने का जो काम विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनको चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर, उनका जो बिहेवियर कंडक्ट रहा, हम लोग बिहार में भी देखे और अन्य जगह भी, वो
खिलाफ में बोलते बोलते देश के खिलाफ ही हो जाते हैं। खिलाफ में बोलते बोलते आप गौर करिएगा, उनको इसी में हम हमेशा बोलते हैं कि आपदा में अवसर, कहीं कोई समस्या हुई, प्रॉब्लम हुआ, ईरान अमेरिका में दिक्कत पूरा दुनिया को है, ये तो इंडिया की वजह से हुआ नहीं, लेकिन उसमें भी उनका चलता रहता है। इसलिए ओवरऑल जो है, जो परिस्थिति है, जो विपक्ष के लोग दीवार की लिखावट को पढ़ रहे हैं, आगे क्या भविष्य है, देश में कोई भविष्य नहीं है। 2029 में भी एनडीए की सरकार आएगी और चुनाव दर चुनाव सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि एसआईआर हो गया, ये हो, जनता में सर्वे कीजिए ना, 20 ठो जनता में पूछिए जा करके, जो कोई 2 आदमी बोलने वाला है कांग्रेस के बारे में, वही ना प्रतिपक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है। ये परिस्थिति उनकी हो गई है, तो जो भी लोग हैं तो स्वाभाविक है उनको दिखाई पड़ रहा है। कोई सोचता था कि जो टीएमसी का हाल हुआ, जिस हिसाब से लोग चुनाव खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से उस पार्टी को, जो पार्टी, और बिहार एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल है कि अगर जनता आपको ताकत देती है, आप 5 साल आप घमंड में जीते, एरोगेंस आ गया, जनता की सेवा नहीं, एग्जाम्पल है बंगाल, एक बार सत्ता से बाहर गए तो पूरा पार्टी आपका ये हो। इसलिए बिहार में तो आप सब जानते हैं, कम से कम जेडीयू के बारे में मैं कह सकता हूं कि हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी, जितना ताकत मिलता है उतना विनम्र हो जाता है। लोगों पार्टी में भी लोगों को कहता है विनम्र रहे, मैंने किसी तो वो नहीं है, लेकिन ये जो अभी देख रहे हैं जिस भी पार्टी में, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इम्पोर्टेंट है, विपक्ष भी सही होना चाहिए, विपक्ष को भी राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। विपक्ष भी राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष को भी अगर विरोध करना है तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करे, लॉजिक और तर्क पे विरोध करे। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष, मुझे तो जो देख रहा हूं, जिनको लीड करना चाहिए उनमें क्षमता ही नहीं है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिवसेना यूपी में जारी राजनीतिक हलचल को लेकर विपक्ष पर तांज कसा। उन्होंने दावा किया है कि अब राजनीतिक घटनाक्रम का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। राजभर ने कहा है कि विपक्षी दलों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं और उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लगभग 6 सांसद जो हैं वो आज ओम बिरला से मिलेंगे। इसके बाद वहां पे संजय राउत का बयान आया। संजय राउत कह रहे हैं 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे। आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान, इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब यहाँ क्या कह सकता है वो बताओ। राम गोपाल जी काहे चिट्ठी दिले कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो सकता है, पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जी क्या कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं,
तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। दिल्ली में आयोजित मेरे दिल्ली स्वच्छ दिल्ली अभियान के तहत विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र विजेंद्र गुप्ता ने स्वच्छता को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्वच्छ भारत और विकसित भारत है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य स्वच्छता के मार्ग से होकर ही पूरा होगा। विजेंद्र गुप्ता ने नागरिकों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और अपने व्यवहार में बदलाव लाकर दिल्ली को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत विकसित भारत। विकसित भारत 2047 का जो सफर है वो स्वच्छता के मार्ग से ही होकर जाता है और आज इसी दृष्टि से स्वच्छता अभियान मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली, मेरी दिल्ली स्वस्थ दिल्ली, मेरी दिल्ली पर्यावरण युक्त दिल्ली, प्रदूषण से मुक्त दिल्ली। तो मेरी दिल्ली जो स्वस्थ दिल्ली है, स्वच्छ दिल्ली है, शिक्षित दिल्ली है, उस पर हमें गर्व है। और आज मैं आह्वान करता हूं दिल्ली के सभी नागरिकों से, देश के सभी नागरिकों से कि स्वच्छता अभियान में शामिल हो और इसको अपने जीवन का प्रत्येक दिन का, दिन प्रतिदिन का एक व्यवहार में, एक अपने व्यवहार से, अपने कमिटमेंट से हम अपनी दिल्ली को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और दुनिया के सामने जो सबसे अधिक घनत्व वाला ये राज्य है, ये शहर है, इसमें जो आबादी का घनत्व है वो सबसे अधिक है। इसमें 50 लाख से ज्यादा लोग प्रत्येक दिन में फुटफॉल है, 50 लाख से ज्यादा लोगों का फुटफॉल है। और मैं समझता हूं कि हमें अपनी दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार काम करना है, उसको स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा नागरिक सुविधाएं मिले। इस संकल्प के साथ मैं सभी को आज के इस मौके पर आह्वान करता हूं कि वो भी स्वच्छता अभियान में शामिल हो। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धरती केवल वर्तमान पीढ़ी की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पेड़ लगाना केवल मानव सेवा नहीं बल्कि पशु पक्षियों और समस्त जीव जंतुओं की सेवा भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केवल हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। पर्यावरण का संरक्षण ये धरती माता की के लिए आवश्यक है। इंसान भी अगर जीते हैं तो ऑक्सीजन लेके, तो पेड़ लगाना मनुष्य मात्र की सेवा है। लेकिन एक पेड़ पे आप देखते हैं कितने पक्षी कीट पतंगे पलते हैं, तो ये जीव जंतुओं की भी सेवा है। मैं मानता हूं कि पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल मनुष्यों की चिंता नहीं की, पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भी चिंता की है। और इसलिए आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम। और आज उनके आह्वान पर सारा देश पेड़ लगा रहा है। 12 यशस्वी वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर पार्टी ने भी ये कार्यक्रम हम सबको दिया है कि पेड़ जरूर लगाएं। और आज मैं तो वैसे तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं, लेकिन आज पाटलिपुत्र की इस पवित्र धरा पर पेड़ लगा के हमारे सब वरिष्ठ साथियों के साथ मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। और सबको यही अपील करता हूं कि अगर रोज नहीं तो
कम से कम जीवन में शुभ अवसर पर जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन या माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। सर लोगों को क्या संदेश देंगे सर कि मैंने दिया ना, पेड़ लगाएं। सर मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है सर, सम्राट चौधरी। बिहार के विकास को लेके हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, विशेषकर 3 विभागों के बारे में। एक, हमने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से बिहार में जो गरीब बचे हुए हैं, जिनको मकान अभी नहीं मिले, कच्चे मकानों में रहते, उनको पक्का मकान देने का सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया। 2018 तक के आवास प्लस के जितने पात्र हितग्राही थे उनको मकान में पिछले साल ही हम दे चुके थे, अब बाकी को इस साल से देना प्रारंभ किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना ठीक से लागू हो, इस पर भी विस्तार से बात हुई, क्योंकि गांव के विकास के लिए जी राम जी वरदान साबित होगी। जीविका दीदियां यहाँ कहते हैं, प्रधानमंत्री लखपति दीदी का आह्वान सारे देश से कर रहे, 3 करोड़ बन चुके, उनमें से 48 लाख बिहार से बने हैं। अब 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए बिहार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा, भारत सरकार पूरा साथ देगी। हमने कृषि के विकास पर भी चर्चा की है, माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित थे, अभी भी हैं। बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं, 94%, 94% किसान लघु और सीमांत हैं। छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे बिहार सरकार के साथ, और बिहार की खेती को आगे बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप हमारे तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के समय से बलते चले आए। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियां खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसथ ने ऑपरेशन टाइगर और शिवसेना यूटीपी में जारी सियासी घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना युवती के भीतर अंदरूनी असंतोष और मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं। सिरसथ ने कहा है कि पार्टी की हालिया बैठक में अपेक्षित संख्या में नेता और सांसद नहीं पहुंचे, जिससे संगठन के भीतर की स्थिति साफ नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं और सांसदों को साथ रखने में विफल रहा है। साथ ही संजय राउत ने के बयान और व्यवहार को भी उन्होंने स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। ऑपरेशन टाइगर की बात हुई, क्या है ये पूरा बता पाए? देखिए, उबाटा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा उनकी नीति रह चुकी है। कार्यकर्ताओं को या तो लोग नेताओं को, लोक प्रतिनिधि को तुम अच्छे से ट्रीटमेंट तो दो, क्या मांगते हो आपसे। लेकिन इसी वजह से शायद वो खासदार उनके साथ रहना नहीं चाहते, उन्होंने अलग गुट बनाए, ऐसा आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली। पता नहीं कल क्या होगा, कल देखते। ओम बिरला के पास जो जाएंगे तो उसके बाद वो सब राजनीति अपने समझ में आएगी। वजह क्या है, क्या रीजन है, सब जो एमपी जो चाह रहे हैं छोड़, क्या ये वजह है? और बीच में हमने देखा संजय राउत ने गाली भी दी। देखो, संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में।
कि एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। और इसके ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते। एकनाथ शिंदे भी दिल्ली गए हुए हैं, क्या उनसे कुछ मुलाकात होगी? देखो, एकनाथ शिंदे साहब का इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कल को अगर कोई खासदार अगर आप बोलते कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं तो उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये टाइगर वगैरह ऑपरेशन हमने कुछ छेड़ा नहीं है, ना हमने कुछ बनाया है। जिस तरीके से जो उद्धव बाला ठाकरे के और सिरबल जो है उस पर चुनाव चिन्ह पे जीत के आए मशाल को संजय राउत ऐसा कह रहे हैं। हर कोई कार्यकर्ता हर एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ही चुन के आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका गुलाम है। उसका भी एक अपना ओपिनियन होता है, अपना एक काम करने का तरीका होता है, उसको साथ में लेके चलना ये पार्टी के नेताओं का काम होता है। अब पार्टी के नेता ही नहीं मिल रहे, उनको गाली बक रहे, तो मुझे लगता है ये बात लोकशाही के लिए ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने पार्टी में फूट की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बसपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देर रात से ऑपरेशन टाइगर शुरू किया गया है और विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें विपक्ष के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाए। उन्होंने कहा है कि शिवसेना यूबीटी के संसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे राजनीतिक अहंकार काम कर रहा है। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती। आप आज 2029 तक कोई भी चुनाव में नहीं जाने वाले हैं, तो क्या डर है आपको? क्यों चाहिए आपको इतने सांसद? आप टीएमसी तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसके पहले आपने शिवसेना और शरद पवार जी की पार्टी भी तोड़ दी। क्या चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि क्या विपक्ष मुक्त भारत हो जाए? बहुत ही दुर्भाग्य है कि एकनाथ शिंदे तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे करवाने वाला कोई और है। वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सारी रणनीति है, उन्हीं के है। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आनंद फानन में समय देते हैं। हमने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं देते। गृह मंत्री भी उनसे मिलने का समय दे देंगे। तो ये दिखाता है कि इसके पीछे पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि बाकी दल जो क्षेत्रीय दल है वो फले फूले। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों जुड़े रहे होमबिल टीवी भारत के साथ।